Hello learners, नमस्कार. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seeker. आज हम फ्लामिंगो बुक के 5th चैप्टर इंडिगो के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इसकी हिंदी समरी बताएंगे. ये चैप्टर, इसके राइटर आपके लुइस फिशर हैं. आपकी जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, तो यहाँ पर जो आई है वो लुइस फिशर ही हैं. स्टोरी शुरू होती है, लुइस फिशर बताते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी से 1942 में मिला था उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो सेंट्रल इंडिया में है. उस वक्त गांधी ने मुझसे कहा था, मुझे बताया था कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो अर्ज था, जो निवेदन था ब्रिटिश से कि वो भारत छोड़ दें, वो किस प्रकार से 1917 में शुरू हुआ था. इसको बताते हुए गांधी जी फिशर को बताते हैं कि दिसंबर 1916 का टाइम था. लखनऊ में कांग्रेस का एनुअल जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो था. वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे. वहाँ पर गांधी जी से आकर के एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम राजकुमार शुक्ला होता है. वो बताता है कि मैं चंपारण से आया हूँ और आप हमारे साथ में मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, वहाँ पर जो भी पीजेंट्स हैं उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है. गांधी जी पूछते हैं ये चंपारण कहाँ पर है, मैंने इससे पहले नहीं सुना हुआ है. तो राजकुमार गांधी को बताते हैं कि चंपारण हिमालय की तलहटी में नेपाल के पास में भारत में स्थित एक जगह है जहां पर गरीब किसानों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है. राजकुमार शुक्ला ने बताते हैं कि मैं यहां पर इसकी कंप्लेन करने के लिए इस कांग्रेस सेशन में आया हुआ था. मुझसे किसी ने कहा जाकर के गांधी से मिलो, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ में चलिए. गांधी शुक्ला को ये बताते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, जिसको अब कानपुर के नाम से जाना जाता है. वहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा मुझे इंडिया के कुछ अलग अलग पार्ट्स में भी जाना है, तो अभी तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल पाऊँगा. लेकिन शुक्ला हर जगह गांधी के साथ साथ में जाते हैं. गांधी जी बहुत ज़्यादा, और जब गांधी जी अपने सारे काम को निपटाने के बाद में अब अहमदाबाद अपने आश्रम में वापस पहुँचते हैं, तो राजकुमार शुक्ला उनके साथ में वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं. गांधी इनकी इस डिटर्मिनेशन से या इनके दृढ़ संकल्प से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको ये प्रॉमिस करते हैं. जब उनसे शुक्ला जी गांधी से ये कहते हैं कि मुझे एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप चंपारण कब आएंगे, तो गांधी जी उनकी इस डिटर्मिनेशन से खुश होकर के उनसे कहते हैं कि ठीक है, फला फला तारीख को कुछ महीने बाद मैं कलकत्ता में होऊंगा, तो मुझे वहाँ पर मिलना, वहाँ पर अपने काम करने के बाद मैं तुम्हारे साथ में चंपारण चलूँगा. इस तरीके से जो महीने, जो इतना टाइम बताया हुआ था वो टाइम बीत जाता है, महीने गुजर जाते हैं. जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं तो शुक्ला वहां पर उनको बैठे हुए मिलते हैं. गांधी अपना काम खत्म करते हैं. उसके बाद में दोनों लोग मुजफ्फरपुर की ट्रेन पकड़ करके, पटना की ट्रेन पकड़ करके वहां से बिहार पटना के लिए निकल देते हैं. पटना पहुंचने के बाद में राजकुमार शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर में ले जाता है, और ये राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. राजेंद्र प्रसाद के घर में पहुंचते हैं जो कि एक लॉयर थे, और राजकुमार शुक्ला इनको पहले से जानते थे क्योंकि जो बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वही इन गरीब किसानों के केस को लड़ा करते थे. जब इनके घर पर पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ स्टेशन होते हैं. उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनको अपने घर में आने की परमिशन तो दे देते हैं, ज़मीन पर बैठने की परमिशन भी दे देते हैं, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को पहले से जानते थे एक गरीब पीजेंट के रूप में, और वो गांधी को भी एक गरीब किसान ही समझते हैं. और उनको परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन उनको कुएँ से पानी निकालने की परमिशन नहीं मिलती है. गांधी ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से पटना से चंपारण जाते हुए बीच में मुजफ्फरपुर भी रुकेंगे, क्योंकि वो उसके रास्ते में ही पड़ता था. और मुजफ्फरपुर में उनके जानने वाले एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी. जो कि आपके आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे, जिनसे गांधी की मुलाकात टैगोर के शांति निकेतन आश्रम में हुई थी. जब ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचती है, वो दिन था 15 अगस्त 1917. कृपलानी अपने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में स्टेशन पर पहुंचते हैं उनको रिसीव करने के लिए. और इसके बाद में मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे. गांधी जी कहते हैं कि उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई भी ऐसा जो आपका होम रूल को एडवोकेट करता है उसको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने घर पर रुका है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी. लेकिन फिर भी जो प्रोफेसर मलकानी है वो इनको अपने घर पर रुकने की परमिशन देते हैं. गांधी के
मुजफ्फरपुर पहुंचने की खबर जो है वो मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक पहुंच जाती है और खबर ये पहुंचती है कि एक महात्मा इनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों को जो भी मिलता है, जिनके पास में कोई घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जैसी होती है या पैदल, लोग सारे इनसे मिलने के लिए मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ देते हैं। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से भी गांधी मुलाकात करते हैं गांधी जी, क्योंकि वो लॉयर्स ही जो है वो इन शेयर क्रॉपर्स के केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे। जब वो मिलते हैं तो लॉयर्स गांधी को सारे केस के बारे में बताते हैं, यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं और अपनी फ़ीस के बारे में भी बताते हैं जो वो इन शेयर क्रॉपर्स से लेते हैं। जब गांधी जी को उस फीस के बारे में मालूम पड़ता है तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन वकीलों को बहुत डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं और कहते हैं कि जब गरीब किसान इतने ज़्यादा डरे हुए हैं तो कोर्ट से इनको क्या ही न्याय मिलेगा। तो इनके लिए वास्तविक रिलीफ वही होगा जब ये इस डर से मुक्ति पाए। और इसलिए अब गांधी जी वहाँ से आपका इंग्लिश मैन के साथ में, मतलब वहाँ के इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए वो वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं। उसके बाद में पूरी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि इतने लोग यहाँ पर मिलने आए हुए थे मुजफ्फरपुर से, चंपारण से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के गांधी से, तो ये खबर जो है वो इंग्लिश मैन तक या फिर जो इंडियन टीनेंट्स हैं इनके बारे में सारा जो आपके वहाँ के चीफ कॉमर्शियल, वो उन्हें पूरी सिचुएशन मालूम पड़ती है कि जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप है वो इंडिगो है और जो शेयर जो पीजेंट्स हैं, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने वो पीजेंट्स को फोर्सफुली अपने जितनी भी उनकी टोटल लैंड है उस पर 15% पर वो ये फोर्स करते हैं कि वो इंडिगो की हार्वेस्ट को ग्रो करें और उसके बाद में एज अ रेंट उसको सबमिट कर दें। तो ये सारी बातें पता लगने के बाद में ये बात भी मालूम पड़ती है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को इन्वेंट कर दिया है। तो अब ब्रिटिशर्स को भी पता था कि उनको इस इंडिगो को लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो इन्वेंट हो चुका है। तो अब वो जो है उन पर ये प्रेशर बना रहे थे कि तुम मुझे पैसे दो, तब मैं ये 15% का जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ूंगा। और इस पैसे को मांग रहे थे जो लैंडलॉर्ड्स थे आपका, या फिर जो इंग्लिश स्टेट्समैन थे, वो इसके अगेंस्ट सारे शेयर क्रॉपर्स जो हैं वो गांधी से मिलकर के बात करना चाहते थे और अपने लिए कुछ वो चाहते थे। और इस तरीके से फिर गांधी जी जो है वो सारे एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करने लगते हैं, लॉयर से मिलते हैं, लैंडलॉर्ड्स को वो ठग बुलाते हैं कि लैंडलॉर्ड्स, मतलब उस टाइम पर ये सिचुएशन थी कि जो भी उन लैंडलॉर्ड्स के एग्रीमेंट को विलिंगली साइन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जो विलिंगली साइन नहीं करता था उसके लिए वो उनको केस में फंसा देते थे, उन गरीब किसानों पर केस कर देते थे और गरीब किसानों को अपना केस लड़ने के लिए एक बहुत मोटी रकम वकीलों को देनी पड़ती थी। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर वकीलों को ठग बुलाया हुआ है कि वो ठग को हायर करते थे जो मोटी मोटी रकम लेते थे और इन गरीब किसानों का शोषण करते थे। यहाँ पर आकर के गांधी जी चंपारण पहुँच जाते हैं। देन ही बिगेन टू ट्राई, यहाँ पर आकर के गांधी को ये बात मालूम पड़ती है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है वहाँ पर जाकर के वो और प्रूफ्स लेना चाहते हैं, लेकिन ये एसोसिएशन उनको साफ साफ मना कर देती है कि मैं किसी आउटसाइडर को किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। गांधी जी कहते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट डे गांधी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स में बुलाया जाता है जो तिरहुत डिवीज़न में था, और वहाँ के जो कमिश्नर है वो गांधी को ये कहते हैं कि तुम तुरंत तिरहुत को छोड़ दो। गांधी जी उनकी बात को वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन गांधी जी तिरहुत को छोड़ते हैं और तिरहुत को छोड़ करके वो मोतीहारी चले जाते हैं जो चंपारण के डिस्ट्रिक्ट था। चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मोतीहारी में जाकर वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और बाकी सारे वकीलों के साथ में मिल करके सारे प्रूफ्स वगैरह जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब वो मोतीहारी पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग गांधी को वेलकम करने के लिए आए थे और उनको यही मालूम पड़ा था कि एक महात्मा है जो हमारी मदद करना चाह रहे हैं, और इस तरीके की सारी सिचुएशन उनको मालूम पड़ती हैं। गांधी जी वहाँ पर जाते हैं। गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं मोतीहारी में तो उनको मालूम पड़ता है कि, मतलब कुछ दिन रहने के बाद में बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही मालूम पड़ता है कि पास के ही एक गांव में एक गरीब किसान के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया है। तो गांधी जी उस किसान से मिलने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं हाथी की सवारी करते हुए। उसी वक्त एक मैसेंजर आता है और वो मैसेंजर आकर के गांधी को ये ऑर्डर देता है कि आपको तुरंत, आप वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपको वापस चलना होगा। गांधी जी जो है वो चंपारण इमीडिएटली वापस आ जाते हैं। उसके बाद में वो मैसेंजर उनको एक लेटर देता है कि आपको तुरंत तिरहुत को, आपको इस मोतीहारी को छोड़ करके, चंपारण को छोड़ करके
तुरंत जाना होगा यहाँ से। गांधी जी उस पर साइन तो करते हैं लेकिन छोड़ने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इसके अगेंस्ट में गांधी जी को कोर्ट से सम्मन मिलता है और नेक्स्ट डे उन्हें कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा जाता है। उस पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाए थे। वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम करते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, ये हो गया है, आप लोग कुछ जो रेपुटेड एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको लेकर पे आ जाओ। इसके अलावा वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं और जो भारत के वायसराय थे उनको भी फुल रिपोर्ट लिख करके भेज देते हैं, टेलीग्राम कर देते हैं। अगली सुबह होने तक पूरा मोतीहारी जो है वो इन गरीब किसानों से पट गया था। वहाँ पर जितने लोग देखो, हर तरफ लोग ही लोग थे। हालांकि उन लोगों को गांधी जी का जो रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें जितना पता था कि कोई एक महात्मा उनकी हेल्प करने आया हुआ है और सरकार जो है मतलब जो अंग्रेज हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, ब्रिटिश उनको डरा रहे हैं, और इसलिए वो सारे आ गए थे वहाँ पर। गांधी जी इसको देख करके इतना वास्ट, इतना ह्यूज लोगों को देख करके, पीपल को देख करके, मॉब को देख करके बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि इट इज़ द बिगनिंग पॉइंट। अब लोग जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर से डरना बंद कर रहे हैं। इस तरीके से फिर वहाँ पर कोर्ट लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा, इतनी विशाल जनसमूह देख करके वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत डर जाते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं गांधी से कि वो कॉपरेट करें। गांधी पूरा कॉपरेट करते हैं, वो क्राउड को समझाते हैं और बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं। जब ये हियरिंग शुरू होती है तो गांधी जी अपना पक्ष रखते हैं, तो वो ये मतलब जज ये बोलते हैं कि कुछ समय के लिए हम इस हियरिंग को नहीं कर पाएंगे, हमें टालना पड़ेगा। गांधी जी बोलते हैं नहीं। गांधी जी उसका अपोज करते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं और डिले के लिए, और वो ये बोलते हैं कि वो ये बताते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने जो मुझे मिला हुआ था गवर्नमेंट का एक ऑर्डर कि मुझे तुरंत चंपारण को छोड़ना है, मैं उसको नहीं छोड़ पाया। तो उसके लिए वो देते हैं कि आई वॉज जस्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। मैं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में था। मेरे दो कर्तव्य थे। एक कर्तव्य था कि मैं एक लॉ ओबीडियंट पर्सन बनूं, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, एक लॉयर हूँ। सबसे पहले मुझे लॉ ब्रेकर नहीं बनना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनता तो शायद मैं अपनी इनर कॉन्शियस की, अपनी जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है उसको नहीं सुनता, मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को मारना पड़ता। और मैं यहाँ पर गरीब किसानों की मदद करने आया हुआ था, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता था। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि वो अपना जो भी निर्णय है वो 2 घंटे बाद सुनाएंगे, तब तक के लिए आप बेल ले लीजिए। गांधी जी बेल लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। बाद में उन्हें बिना किसी बेल के ही छोड़ दिया जाता है। जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो गांधी जी अपने सारे जो भी एडवोकेट आए हुए थे, राजेंद्र प्रसाद या आपका ब्रिज किशोर बाबू, जितने भी एडवोकेट्स वहाँ पर आए हुए थे, उन सब के साथ में मिलकर के गांधी जी ये पूछते हैं कि अगर आज मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे जेल में डाल दिया तो आप लोग क्या करेंगे। तो वो एडवोकेट्स उनको बताते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जब आपको जेल हो जाएगी तो हम सब लोग वापस ही चले जाएंगे, क्योंकि मुझे जिसकी हेल्प करनी है वो तो है ही नहीं। गांधी जी बोलते हैं फिर इन शेयर क्रॉपर्स के साथ मुझे इनजस्टिस हो रहा है, उसका क्या होगा। उस वक्त लॉयर्स को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम कंसल्ट करके बताते हैं। इसके बाद उन लोग आपस में कंसल्ट करते हैं कि ये एक अजनबी व्यक्ति है, बाहर से आया हुआ है। हम लोग तो ये क्लेम करते हैं कि हम इन गरीब किसानों के मसीहा हैं, इनके वकील हैं, हम इनके लिए लड़ते हैं। तो एक जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति इनके लिए जेल जाने को तैयार है तो हमें भी जेल जाना चाहिए। इस तरीके के डिस्कशन होने के बाद में वो लोग आते हैं, गांधी को बताते हैं कि ठीक है, अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम भी आप लोगों को आपको फॉलो करेंगे और एक एक करके जेल में आएंगे। तो गांधी कहते हैं ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी पूरी बना लीजिएगा। वो पेयर में बताते हैं कि पहले नंबर पर कौन जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन जाएगा। गांधी जी को उस टाइम तक फिर यहाँ पे बता दिया जाता है कि अभी डिसीजन नहीं दिया जा सकता है, आपको डिसीजन के लिए कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांधी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कमिश्नर की तरफ से या जो भी मजिस्ट्रेट उनकी तरफ से कि इन्होंने अपना जो केस है वो वापस ले लिया है और अब उन पर कोई केस नहीं चलेगा। गांधी जी जा कर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद में वो पूरी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को देते हैं और बताया गया कि इसी प्रकार से कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया था। और वहाँ पर आकर के फिर एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी में मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसमें उनसे इनकी 4 मुलाकातें हो जाती हैं, जिसमें सर एडवर्ड गेट जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करिएगा। वहाँ पर गांधी
जी जो हैं वो लगातार अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को देते हैं, जो भी उनके पास में प्रूफ्स होते हैं, जो भी इंक्वायरी होती है, तो उसके लिए जो उन्होंने प्रूफ्स रखे हुए थे, जो बाकी जितने भी किसानों के प्रूफ थे वो सारे दिए जाते हैं। पूरी कमेटी की इंक्वायरी करने के बाद में लास्ट में रिजल्ट ये आता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा गलती है इन जो भी आपका लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा गलती है, और जो भी इंग्लिशमैन हैं उनकी भी गलती है। तो इन लोगों को कंपनसेशन इन गरीब किसानों को देना होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे 50% कंपनसेशन चाहिए, लेकिन जो उन लैंडलॉर्ड्स को प्रेजेंट कर रहे थे रेवेंडर जेडस हॉज, वो बोलते हैं कि वो 25% ही देने के लिए एबल हैं, मतलब वो 25% ही देना चाहते हैं। गांधी जी उस पर तुरंत मान जाते हैं। अगर गांधी जी थोड़ा सा टाल मटोल करते तो शायद और मिल सकता था, लेकिन गांधी जी के लिए उस टाइम पर कोई अमाउंट मैटर ही नहीं करता था। गांधी जी ये बात बोलते भी हैं कि रिफंड में क्या मतलब कितना अमाउंट हुआ है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर इस बात का करता है कि किस तरीके से पहली बार सिविल डिसोबीडियंस जो है वो विन हुआ है, किस तरीके से जो फियर स्ट्राइक एंड पीजेंट्स थे उनके अंदर का डर निकला है। इस प्रकार से गांधी ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया था, और बहुत ही मतलब उसके कुछ समय बाद ही, अगले कुछ सालों में ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने उन स्टेट्स को छोड़ दिया, और वो जो स्टेट्स थे, वो जो ज़मीनें थी, उन गरीब किसानों को वापस मिल गई। और इस प्रकार से इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई। गांधी वहाँ पर कुछ और समय तक रुके, वहाँ पर रहने के बाद में चंपारण में काफ़ी समय तक रुके, लेकिन वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत दयनीय थी। वहाँ के लोगों में बहुत बीमारी थी, हाइजीन बिल्कुल नहीं था। तो गांधी जी जो है वो कुछ वॉलंटियर्स को बुलाते हैं। तो गांधी के कुछ दो शिष्य महादेव देसाई और नरहरि पारेख अपनी वाइफ्स के साथ में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर भी यहाँ पर आते हैं जो लोगों का इलाज करना शुरू करते हैं। देवदास जो इनका सबसे छोटा बेटा था गांधी जी का, वो भी अपनी माँ के साथ में यहाँ पर आता है। और देवदास की माँ मतलब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई, वो लोगों को, चंपारण के लोगों को आसपास के गांव में घूम घूम कर सफाई के, स्वच्छता के जो नियम हैं उनको सिखाना शुरू करती हैं। उन लोगों की बीमारियों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे करके सारी सिचुएशंस जो हैं वो अच्छी होने लगती हैं। चंपारण एपिसोड गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जब भी चंपारण एपिसोड चल ही रहा था, इंडिगो का पूरा सीन चल ही रहा था, वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ था, उस टाइम पर एक गांधी के, आप कह सकते हैं कि एक शिष्य थे या उनको बहुत ज़्यादा मानने वाले थे, इंग्लिशमैन मिस्टर एंड्रयूज़। तो वो आते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो गांधी जी से फेयरवेल लेने के लिए आते हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं। चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज़ उनका नाम था, वो इंग्लिशमैन थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे या जो और गांधी के जो भी लॉयर फ्रेंड्स थे वहाँ पर, जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे या उनके साथ में इस फाइट को लड़ भी रहे थे, तो वो इनको, गांधी को सजेस्ट करते हैं कि आप इस अंग्रेज को अपने साथ में मिला लो, इससे हम लोगों का पक्ष और मजबूत हो जाएगा और हम लोगों के लिए इन अंग्रेजों को हराना और इजी हो जाएगा। लेकिन गांधी जी इस बात के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। उनका मानना ये था कि अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो अपनी लड़ाई के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप दुश्मन के, मतलब किसी फ्रेंड को या अपने किसी जानने वाले को या दुश्मन के, मतलब घर के भेदी को अगर आप मिला लेंगे और उसके बाद में आप जीते, तो आपको जीतने की जो खुशी है वो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आप सेल्फ रिलायंस में कैसे जा पाएंगे, मतलब उसको आपका रियलाइजेशन कैसे हो पाएगा, आप सेल्फ रिलायंस के बारे में कैसे समझेंगे। तो उसकी वजह से गांधी जी बिल्कुल अपोज करते हैं इस बात को। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यहाँ पर आत्मनिर्भरता लाने के लिए, निडरता लाने के लिए ये ज़रूरी था कि ये जो लड़ाई है वो यहाँ के लोगों के द्वारा ही लड़ी जाए, इंडियंस के द्वारा ही लड़ी जाए, बिना किसी इंग्लिशमैन के सपोर्ट के। और गांधी जी अपनी लड़ाई इसी तरीके से लड़ते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ और अगर मुझे लगेगा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है देन डेफिनेटली आई विल टेल यू। और अगर आपको लगता है कि चैप्टर में कुछ समस्या रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।